गतिमान आवेश और चुंबकत्व का दूसरा भाग समझेंगे। इस भाग में हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गति की और इसके बाद समझेंगे संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति को। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गति की। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जब कोई एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गति करता है तो उस पर लॉरेंस बल लगता है, जिसके प्रभाव की वजह से आवेशित कण का पथ भटक जाता है। तो हम यहाँ पर इसी भटके हुए पथ की दिशा को समझेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, जबकि इसकी दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जो आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। आइए अब इसमें पहली स्थिति लेते हैं, जिसमें वेग सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसे कि यहाँ इस चित्र में देख भी सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जबकि आवेशित कण का वेग ऊपर की ओर है, जिसकी वजह से जैसे ही आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है उस पर लगातार एक बल लगने लगता है, जिसके कारण इस आवेश का पथ कुछ इस तरह से वृत्तीय हो जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ इस स्थिति में आवेश पर लगने वाले निरंतर बल की दिशा पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि इस वृत्तीय पथ के हर एक बिंदु पर बल की दिशा अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर होगी, यानी कि केंद्राभिमुख बल के जैसे। और इसी की वजह से ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वृत्तीय पथ में गति करने लगता है। आइए अब हम इसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। इसके लिए आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंस बल को केंद्राभिमुख बल के बराबर रखते हैं, यानी कि Q ब्रैकेट V क्रॉस B बराबर होगा m v की घात 2 बटे r के। दोस्तों, अब क्योंकि V और B एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए Q ब्रैकेट V क्रॉस B बराबर होगा B V Q के, जो बराबर है m v की घात 2 बटे r के। इससे वृत्तीय पथ की त्रिज्या आती है r बराबर m v बटे b q। जबकि वृत्तीय पथ के लिए समय अवधि की बात करें तो वो होगी t बराबर 2 पाई r बटे v। और अगर हम यहाँ r का मान पिछले व्यंजक से रखें तो समय अवधि t आती है 2 पाई m बटे b क्यूब। दोस्तों, अब हम त्रिज्या और समय अवधि के व्यंजक को एक जगह लिख लेते हैं और अब ज्ञात करते हैं इस वृत्तीय पथ में आवेशित कण की गति की कोणीय आवृत्ति को, जो होती है ओमेगा और जो बराबर होती है 2 पाई बटे t के। अब यहाँ हम पिछले व्यंजक से t का मान इस समीकरण में रखें तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा आती है b क्यूब बटे m। चलिए अब बात करते हैं एक दूसरी स्थिति की, जिसमें आवेशित कण का वेग सदिश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न होकर किसी निश्चित कोण पर झुका है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्थिति में बल की दिशा का पता कैसे लगाया जाएगा और इस स्थिति में आवेशित कण का पथ क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों अक्ष x, y तथा z को बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा z अक्ष के समांतर है और कोई एक आवेशित कण मूल बिंदु से v वेग के साथ चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता हुआ YZ तल में गति करता है। चलिए पहले हम इस वेग को अक्षों के अनुसार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर z अक्ष के समांतर वेग होगा
v cos थीटा और y अक्ष के समांतर वेग होगा v sin थीटा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के वेग की दिशा के लंबवत होती है, यानी यहाँ पर बल की दिशा होगी x अक्ष के समांतर। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन तीनों ही अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र, वेग और बल की दिशा मिलती है, जैसे इससे पहले वाली स्थिति में भी था। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक आवेश का पथ वृत्तीय होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वेग का एक भाग z की दिशा में भी है, यानी कि ये वेग आवेशित कण को z अक्ष के समांतर भी गति करने के लिए बाध्य करेगा। इसका मतलब यहाँ पर यह आवेश दो तरह की गति करता है, एक तो वृत्तीय जो v sin थीटा की वजह से है, और दूसरी रेखीय जो v cos थीटा की वजह से होगी। यानी कि यहाँ पर आवेश दोनों गतियों को संयुक्त रूप से करेगा, अर्थात इसका पथ कुंडलीदार होगा। आइए अब हम इस पथ के कुछ गुणधर्मों पर विचार करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कुंडलीदार पथ की त्रिज्या, जिसे ठीक पहले की ही तरह लॉरेंस बल को केंद्राभिमुख बल के बराबर रखकर ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि मोड q v क्रॉस b बराबर होगा m v की घात 2 बटे r। अब दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर v तथा b लंबवत नहीं है, इसलिए v क्रॉस b को हम लिख सकते हैं v b sin थीटा, जो बराबर होगा m v की घात 2 बटे r के। और यहाँ से r आता है m v sin थीटा बटे b q। इसके अलावा एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में आवेश को लगा समय t होगा 2 पाई r बटे v। और अब यहाँ पर r और v का मान रखें तो t आता है 2 पाई m बटे b q। तो आइए हम यहाँ त्रिज्या और समय अवधि को एक साथ लिख लेते हैं। इसके साथ ही हम इसी प्रकार की गति से जुड़े एक और गुण के बारे में जान लेते हैं, जो कहा जाता है पिच। दोस्तों, किन्हीं दो लगातार कुंडलियों के बीच की दूरी को कहा जाता है पिच, जो बराबर होती है चाल गुणा समय के। और जैसा कि हमने कहा था कि ये रेखीय गति होगी वेग v cos थीटा की वजह से। इसका मतलब पिच आएगी v cos थीटा गुणा t। अब यहाँ पर t का मान रखने पर पिच आती है 2 पाई m v cos थीटा बटे b q। तो ये तो बात हुई थी किसी एक आवेश के सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में गति की। अब अगर हम मान लें कि इस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है, तो ये आवेश किस प्रकार गति करेगा? इसे समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, जिसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर है। इसके साथ ही इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है, जिसे यहाँ कुछ ऐसे अंदर की ओर की दिशा में दिखाया गया है। अब मान लीजिए कि एक आवेश इन दोनों ही राशियों के लंबवत दिशा में गति करता है, कुछ ऐसे। तो ये आवेश बहुत ही कम या न के बराबर ही अपने मूल मार्ग से भटकता है, और ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि आवेश पर दोनों ही राशियां विपरीत दिशा में बल लगा रही हैं। और अगर ये दोनों ही बल बराबर होते हैं तो ये आवेश अपने मूल मार्ग से जरा भी विचलित हुए बिना गति कर सकता है। अब अगर हम मान लें कि Fe विद्युत क्षेत्र की वजह से आवेश पर लगने वाला बल है, जिसका मान होगा QE, और जो इसे नीचे की ओर धकेलेगा, जबकि Fm चुंबकीय क्षेत्र की वजह से आवेश पे लगने वाला बल है और इसका मान होगा Q V क्रॉस B। और बाएं हाथ के नियम की सहायता से
इसकी दिशा प्राप्त होती है ऊपर की ओर। तो अब आवेश पर लगने वाला कुल बल F होगा Fe जमा Fm, यानी कि QE जमा Q ब्रैकेट V क्रॉस B। और दोस्तों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए हम इनके बीच एक ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। लेकिन अगर दोनों ही बल समान दिशा में होते तो ये आपस में जुड़ जाते, जिसकी वजह से इसे कुछ इस तरह लिखते हैं, F बराबर Q ब्रैकेट E जमा घटा VB। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने